नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से मैकेनिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स की इस क्लास में आइए सबसे पहले हम एक ध्रुवीय उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि ध्रुवीय उपग्रह होता क्या है। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह कहते किसको हैं। ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये रही हमारी अर्थ। इस अर्थ का ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल। ठीक है, एक उपग्रह ऐसे घूम रहा है कि इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल होते हुए पृथ्वी के दूसरे साइड से होकर के ऐसे लगातार चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा कोई भी उपग्रह, पिछली बार हमने देखा था जियोसिंक्रोनस, इस बार हम देख रहे हैं ध्रुवीय उपग्रह। तो ऐसा कोई भी उपग्रह जो कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर के गुजरता हो, उस उपग्रह को क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है समझना है इसको। नॉर्थ पोल के ऊपर से और साउथ पोल के ऊपर से होकर के गुजरता है, इसी को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसको सूर्य समकालिक उपग्रह भी कहते हैं। सूर्य समकालिक यानी सन सिंक्रोनस। इसका एक अलग नाम सन सिंक्रोनस भी है। क्यों? क्योंकि सन जिस तरीके से ये घूमता है ना, उसी तरीके से सन की जो रोशनी है इस पर पड़ती रहती है। जिस तरीके से सन की रोशनी अर्थ पे पड़ती है, उसी तरीके से ये हमेशा जिस तल पे सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर ये पूरा का पूरा चक्कर लगाता है सन सिंक्रोनस। इसीलिए सन सिंक्रोनस को कहा जाता है। तो कभी ना कभी ये जो उपग्रह होता है, जिस तरीके से पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से पे हमेशा इसमें लाइट पड़ती रहती है, उसी तरीके से इस पर भी, ये जो हमारा उपग्रह है, इस पर भी किसी न किसी हिस्से पे सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ता है। ठीक है, जब भी आता है तो किसी न किसी पॉइंट पे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सूर्य समकालिक उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, और ये करीब 500 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे पृथ्वी से, पृथ्वी तल से 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पे ये रखे जाते हैं। ठीक है, वहां पर स्थित होते हैं। यहां पर कुछ पुराना आ गया है, सॉरी फॉर दैट। यहां पर अब नीचे हम देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं आघूर्णों के बारे में। आघूर्ण, बल आघूर्ण के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम ये देखेंगे आघूर्ण, बल आघूर्ण के का सिद्धांत क्या होता है, आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा टॉर्क है, TORQUE, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, ये होता क्या है? मान लीजिए कोई चीज यहां पर रखी हुई है, इस जगह पे एक लाठी है। ठीक है, इस लाठी पर आप भी यहां से 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और आपका एक दोस्त है, वो दूसरे एंड से, लाठी यहां बीच में फिक्स है। ठीक है, बीच में कहीं फिक्स है। आपका एक दोस्त है, आपका फ्रेंड है F1, और आप हो U। इस पे आप बल लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो दोनों ही 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये घूम जाए। तो अगर आप बराबर बल लगा रहे हैं दोनों तरफ से और चाह रहे हैं कि ये लाठी घूम जाए, तो क्या ये घूमेगी? सिंपल से कॉमन सेंस की बात है कि ये नहीं घूमेगी, नो मूवमेंट। ठीक है, बराबर और विपरीत बल। अब मान लीजिए आप इसी तरीके से यहां पर एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट, और यहां पे आपका लग रहा है F1, यहां पर आपका लग रहा है F2, और यहां पर है आपका F3। ठीक है, और यहां पर आपका लग रहा है F4। ठीक है, यहां पे आपने लगाया F5, यहां पे आपने लगाया F6। ठीक है, और ये है पॉइंट। यहां से इसकी दूरी है D1, फिर इसकी F2 की है D2, फिर F3 की है D3। कहां से दूरी? यहां से दूरी, जहां पे ये रुका हुआ है। यहां पे दूरी है D4, यहां पे है D5, यहां पे है D6। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मान कितना होता है? टॉर्क जो होता है वो कितना होता है? F/D। तो बल आघूर्ण का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों चीजें बराबर होंगी। अगर कोई पिंड स्थिर है, अगर किसी पिंड पर बराबर बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, आप सारे के सारे बल एक ही दिशा में तो लगा रहे हो, आप भी इसको यहां से धक्का दे रहे हो, आपके दोस्त भी, आपके एक साइड आपके सारे दोस्त मिलकर के इधर से धक्का दे रहे हैं, और सब मिलकर के
2 न्यूटन, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, 10 न्यूटन ये हो गए, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन इधर भी लग रहा है, 10 न्यूटन इधर भी लग रहा है, 10-10 लग रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये स्थिर अवस्था में होगा। तो बल आघूर्ण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी पिंड पर बराबर बल लग रहे हो और इस तरीके से लग रहे हो कि वो पिंड स्थिर अवस्था में हो, तो उस केस में क्या होता है, एक तरफ लगने वाले बलों का योग यानी टॉर्क, बल आघूर्णों का योग यानी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क n दूसरे साइड लगने वाले बलों आघूर्णों के बराबर होता है। टॉर्क 1 डैश प्लस टॉर्क 2 डैश प्लस अप टू टॉर्क n डैश, ठीक है, ये होता है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 प्लस अप टू Fn इंटू Dn, ये किसके बराबर होगा, दूसरे साइड में जो बल लग रहे हैं F4 इंटू D4 प्लस F5 इंटू D5 प्लस F6 इंटू D6। यहाँ पे F3 इंटू D3 कर दो इस एग्जाम्पल को देखते हुए, यहाँ पर इसको हटा दो, प्लस कर दो। तो ये है आघूर्णों का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर भी कई बार आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने को आते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम बीच बीच में करते रहेंगे। मैं एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि अगर हम बार बार लौट करके पुराने टॉपिक पे आते हैं ना, तो पुराने टॉपिक का रिवीजन भी हो जाता है। इसीलिए मैं आघूर्णों पे सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। आघूर्ण के सिद्धांत को समझ लीजिए, इस सिद्धांत को याद रखिए, इसको ठीक से समझ लीजिए, इसको घोल के पी जाइए, और उसके बाद क्या होगा, आने वाले वीडियोस में कहीं पर भी जब हम दोबारा टॉर्क के सिद्धांत को पढ़ेंगे या कोई एक एग्जांपल, कोई एक न्यूमेरिकल हमारे सामने आएगा, तो हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और वो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क क्या होता है, ठीक है। एक पिंड है, उस पर बराबर बल दोनों दिशाओं से लग रहे हैं, दोनों तरफ से लग रहे हैं एक ही दिशा में, ठीक है, और वो पिंड अगर स्थिर अवस्था में है तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 अप टू टॉर्क n इज इक्वल टू टॉर्क 1 डैश, यानी दोनों साइड पे लगने वाले बलों का योग, बल आघूर्णों का योग बराबर होगा, दोनों तरफ के टॉर्क्स का जो सम है वो बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक परिभाषा देखते हैं बलयुग्म की। बलयुग्म, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कपल, ठीक है। कपल क्यों कहते हैं, मान लीजिए ये रहा आपकी कोई चीज, ये रही आपकी लाठी, अभी तक आप सारे इस पे बराबर दिशा में बल लगा रहे थे, F 10 न्यूटन का, और F आप इधर से भी 10 न्यूटन का लगा रहे थे, ठीक है। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, आप यहां पर भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे थे और यहां पर भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे थे, तो ये क्या था, ये स्थिर था क्योंकि दोनों तरफ बराबर बल लग रहा था। लेकिन अचानक से आपने क्या किया कि इधर बल लगाना बंद करके आपने दूसरे साइड से बल लगा दिया, 10 इधर से लगाने लगे और 10 इधर से लगाने लगे, तो ये चीज जो पहले स्थिर थी, एक ही दिशा में बल लगाने पे तो ये स्थिर थी, लेकिन अगर विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बल लगाओगे तो क्या ये स्थिर रहेगी, नहीं, अपोजिट दिशा में बल लगाने पर ये चीज क्या करने लगेगी, घूमेगी, ठीक है। तो ऐसे बलों का जोड़ा, ये क्या है, ऐसे बलों का जोड़ा F1 और F2 ऐसे बलों का जोड़ा है जिनका मान बराबर है, ठीक है, और ये क्या है, दिशा में विपरीत है। तो ऐसा कोई भी बल, ऐसे कोई भी दो बल जो कि मान में बराबर हो लेकिन दिशा में विपरीत हो और किसी वस्तु को उसके परितः घुमाने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे बल के जोड़े को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को, ये लाठी थी, इस लाठी को घुमा पाएंगे क्योंकि बराबर और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये लाठी को घुमा पाएंगे। ये यहाँ पे लाठी फिक्स कर दी है और इस एक तरफ से आप 10 लगा रहे हो, दूसरी तरफ से आपका दोस्त 10 लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये घूमने लगेगी। तो दोनों का बल का मान बराबर है 10 न्यूटन और दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे बलों के जोड़े को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा को याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, ये पूछा जाता है बलयुग्म क्या है, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं और इनका सिर्फ एग्जाम में पूछे जाने का पर्सपेक्टिव नहीं है, इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं और क्वेश्चंस आगे हम जो हम देखेंगे आगे कि क्या सिनेरियोज होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं सरल मशीनों की। सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, सिद्धांत जो होता है सरल मशीन का वो क्या होता है, आघूर्ण का सिद्धांत होता है, ठीक है। सरल मशीनें किस तरह की होती हैं, जैसे आपकी कैंची हो गई,
ठीक है, सरौता हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी सरल मशीनें हो गई। चिमटा हो गया, ये सब क्या है, सरल मशीनें हैं। और ये किस तरीके से आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती हैं अभी हम देखेंगे जब हम उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैंची, सरौता, चिमटा ये सिंपल मशीनें ही हैं। कैंची है, ये रही कैंची, ठीक है, ये कैंची है, कैंची की दो हाथ हैं, यहाँ पर ये रुका हुआ है। आप कैंची से ऊपर एक अंगूठा यहाँ फंसाते हैं, उंगली यहाँ फंसाते हैं, अंगूठे से नीचे दबाते हैं, उंगली से ऊपर दबाते हैं। तो अंगूठे से नीचे दबाते हैं तो एक बल नीचे की ओर लग रहा है, और जब उंगली से ऊपर की ओर दबाते हैं तो दूसरा बल क्या है, ऊपर की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से कैंची क्या करती है, काम करने लगती है। यानी आपके सिंपल किसी कपड़े को, कागज को काटने का काम करती है, तो आपका काम आसान करती है। तो ऐसी कोई भी मशीन जो कि हमारा काम, ऐसी कोई भी चीज जो हमारा काम आसान करे, उसी को मशीन कहते हैं। तो जो सरल मशीनें होती हैं ना, वो नॉर्मली इसी आघूर्ण के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। जैसे कैंची के लिए आपने देखा, कैंची सिंपल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही काम कर रही है। एक परिभाषा और पूछी जाती है, उसे कहते हैं मशीन की दक्षता। मशीन की दक्षता, ठीक है। दक्षता अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो इसको कहते हैं औकात, ठीक है। औकात का मतलब क्या होता है, औकात का असली मतलब होता है, मान लीजिए आपको खिलाया पिलाया तो खूब जाता है, खूब खिलाया, ठीक है, लेकिन सामने जब दुश्मन आया तो लड़ते समय आप क्या हो गए, हार गए, ठीक है, लड़ते समय उससे हार गए, या वैसा आसानी से नहीं हरा पाए, आसान जीत नहीं मिली आपको, तो हम क्या कहेंगे कि आपकी जो औकात है वो कम है। इसी औकात को ना थोड़ी अच्छी भाषा में दक्षता कहते हैं, क्षमता, ठीक है। आपको समझ में आ गया औकात दक्षता क्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको जितना खिलाया गया, ठीक है, उसके अनुपात में आपने जितना काम किया, ठीक है, आपने जितना काम किया, उल्टा लिख दिया, जितना काम किया और जितना खिलाया गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपने काम किया, कितना खिलाया गया, कितने ऊर्जा दी गई आपको। खाना भी भाई, खाने में भी जो ऊर्जा होती है ना, वो भी जूल में नाप सकते हैं, जो काम किया वो भी जूल में नाप सकते हैं। तो आपकी दक्षता यानी आपकी औकात कितनी है, जितना खिलाया जाए क्या उतना आप दे पाते हो। अगर नहीं दे पाते तो आपकी औकात कम है, अगर जितना खिलाया गया उससे ज्यादा दे पाते हो, जो कि होता नहीं है, तो आपकी औकात ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो दक्षता होती है ना, ये इसी का अनुपात होती है कि कितना काम किया और कितना आपको मिला, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम मशीन की, ये आपकी, ये इंसान की औकात की बात हो रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मशीन की औकात की, यानी मशीन की दक्षता की, सॉरी, मशीन की दक्षता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मशीन द्वारा किया गया कार्य अपॉन, किया गया कार्य अपॉन मशीन को दी गई ऊर्जा। भाई जितना खाना खिलाया गया उसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए। भाई परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपके 60 मार्क्स आए एग्जाम में और टोटल मार्क्स कितने थे पेपर के, 100, ठीक है। तो 60/100 इंटू 100, ऐसे ही तो निकाला जाता है परसेंटेज। तो यही परसेंटेज निकाला जा रहा है मशीन की दक्षता में, ठीक है। तो कितना कार्य किया गया वो जूल में, और कितनी ऊर्जा दी गई वो भी जूल में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमें क्या मिल गई, मशीन की दक्षता। तो मशीन की दक्षता की यही परिभाषा है, ठीक है। मशीन कौन कितना काम कर पाती है, कितनी ऊर्जा दी जाती है, उसको मशीन की दक्षता कहते हैं। अच्छा, क्या कोई मशीन 100% औकात वाली हो सकती है, यानी 100% दक्षता वाली हो सकती है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि मशीन को जब आप ऊर्जा देते हैं, मशीन को जब आप ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने के साथ साथ कुछ और भी चीजें उसमें खर्च हो जाती हैं, जैसे उसको स्टार्ट करने में मशीन को, ठीक है, या फिर घर्षण के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ा, उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को क्या, उसी में क्या हो जाता है, उस ऊर्जा के खर्च हो जाने की वजह से उसकी दक्षता में, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए 100% दक्षता वाली कोई मशीन संभव नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की क्या परिभाषा है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है उसे ही क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसका मान कितना होता है,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। ठीक है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा E के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर ये होती है। उसी तरीके से एक ऊर्जा और होती है, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है mgh। m क्या है? द्रव्यमान, जो आपको पता है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, h क्या है? ऊंचाई। तो इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें ऊंचाई जरूर शामिल होगी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज जीरो हो गई तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं होगी। मान लीजिए आपने किसी चीज को, ये जमीन है और यहाँ पे आपने एक पेन, यहाँ पर आपने एक कोई बॉल है जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है। इसको कितनी ऊंचाई पे पकड़ा हुआ है? h इज इक्वल टू 10 मीटर की ऊंचाई पे पकड़ा हुआ है। तो इसमें कितनी ऊर्जा है? इसमें ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी PE। इसमें कितनी होगी? m यानी कि 10 m मीन्स 100 ग्राम्स। ठीक है, इनटू 100 ग्राम्स को इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो पहले आप, 100/1000 हो गया, इनटू g मीन्स 9.8, फिर h मीन्स 10। ठीक है, तो ये हुआ 10, तो इसमें कितनी एनर्जी होगी? 9.8 जूल की एनर्जी होगी, जो 10 मीटर की ऊंचाई पे पकड़ी है हमने। और 100 ग्राम की गेंद है, अगर 100 ग्राम की गेंद को 10 मीटर ऊंचाई पे अगर हमने पकड़ा है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 9.8 जूल होगी। इस तरह से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान से समझ करके रखिए। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, जो कि एग्जाम में एक पूछा भी गया था। ठीक है, उसमें पूछा यह गया था कि एक वस्तु का संवेग p है, वस्तु का जो संवेग है वो क्या है? p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? संवेग दे दिया था और गतिज ऊर्जा पूछी हुई थी। अगर आप देखें संवेग p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। ठीक है, m इंटू वी। और संवेग कैसी राशि होती है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये होती है सदिश राशि। ठीक है, क्योंकि इसमें वेग होता है, तो वेग है यानी दिशा है, और एक दिशा में ही जब आप बल लगाते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग की परिभाषा क्या थी? एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और ये क्षमता कब बढ़ जाती है? जब उसका वेग बढ़ जाता है। वेग कम हो जाएगा तो क्षमता कम हो जाएगी। तो किसी वस्तु में जितना वेग होगा उतना ज्यादा उसमें संवेग होगा, और जितना ज्यादा संवेग होगा उतनी ही ज्यादा गतिज ऊर्जा भी होगी, क्योंकि mv। अब देखते हैं कि क्यों होगी ज्यादा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा पहला इक्वेशन हमने बना लिया। हमने यहां देखा संवेग, यानी p कितना है? m इंटू वी। यहां से हम क्या करते हैं? दिस इंप्लाइज v की वैल्यू निकालते हैं। v कितना हो जाएगा? p/m। ठीक है, अब ये जो v की वैल्यू है ना, जरा यहां रखते हैं काइनेटिक एनर्जी में। 1/2 m p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। भाई p और m दोनों का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर बाई m स्क्वायर आएगा। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो p स्क्वायर बाई m आ जाएगा, क्योंकि ये m स्क्वायर है, ये m है, तो एक m से दूसरा m चला जाएगा। तो ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी जिसका संवेग p है। ठीक है, ये हमारा आंसर था। ये एक बार आ चुका है, आईएएस के एग्जाम में आ चुका है, और पीसीएस के एग्जाम में भी, एमपी पीसीएस में, ये रेलवे रिजर्वेशन के एग्जाम, रेलवे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है। हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था पलायन वेग के बारे में। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? चंद्रमा पर क्या है? वहां पे जो गैसें हैं, गैस के अणु, आपने देखा होगा गैस के अणु में भी क्या होती है? ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। भाई गैस के अणु भी क्या करते हैं? गति करते हैं। तो किसी वस्तु में जो कि गति कर रही है उसमें एक ऊर्जा होगी, तो गैस के अणु में भी क्या होती है? गतिज ऊर्जा।
तो चंद्रमा पर सीधा सा प्रिंसिपल है कि चंद्रमा पर क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के अणुओं की, वो क्या है, चंद्रमा पर जो पलायन वेग है इसके वेलोसिटी ऑन मून उससे ज्यादा है। सिंपल सा फंडा है, यही आंसर आपको देना है और यही आंसर आपको टिक करना है अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो। क्योंकि चंद्रमा पर गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो वहां पर जो चंद्रमा पर जो पलायन वेग है, गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है उससे ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से चंद्रमा पर जितने भी गैस के अणु है वो वहां पे रुक नहीं पाते, वहां से चले जाते हैं और इसीलिए चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, किसी भी तरह की गैस नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं मिलेगा। तो यही चंद्रमा पे वायुमंडल के न होने का कारण है। ठीक है, अब हम आगे वापस आते हैं मशीनों पे। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 बाय 1 नोट करते जाइएगा, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में नोट कीजिए और उसी सीक्वेंस में दोहराइए। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पुरानी चीजों को भी टच करते जाते हैं और ये बहुत जरूरी होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़े पुरानी चीजें आप भूलते ना जाएं। तो एक को दूसरे से रिलेट करके या बीच में कहीं पुराना टॉपिक उठा करके उसको जोड़ते जाना। और साइंस का हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मैथ्स का हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए कभी भी जब आप मैथ या साइंस पढ़ें तो रिपीटिशन या रिवीजन को हमेशा ध्यान रखें। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाई करें उसमें आप रिपीटिशन या रिवीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि रिवीजन के बिना आपको चीजें कभी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी और याद नहीं होंगी। याद करना उद्देश्य नहीं है, रिपीटिशन का मतलब कई बार कुछ लोग ये लगा लेते हैं कि बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा है लड़का कि वो रट्टू होता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको ऐसा डर है कि वो भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे आप मैथमेटिक्स कितने भी अच्छे समझ लें। लेकिन ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट कि आप कितना भी अच्छा मैथमेटिक्स को समझ लें, लेकिन जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करते आपकी मैथमेटिक्स आपके कंट्रोल में नहीं रह जाती और मैथमेटिक्स आपकी कमजोर हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि प्रैक्टिस आपकी छूट जाती है। इसीलिए बीच बीच में जो एनर्जी है या जो कार्य है, बल है, ये चीजें बार बार बीच में ला करके एक दूसरे से टॉपिक से जुड़ी हुई चीजें जहां भी मिले उनको जोड़ करके देखते जाएंगे हम। और इसी तरीके से नोट्स बनाइए, इसी तरीके से इसको याद रखिए। ठीक है, इसी तरीके से इसको रिवाइज कीजिए, आपको जरूर ये चीजें परीक्षा में फायदा देंगी और आपका दोहराने का समय कम से कम कर देंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं मशीन के प्रकार। वापस मशीन पे आते हैं, मशीन के प्रकारों पे आते हैं। ठीक है, अब हम सरल मशीनों की बात कर रहे थे तो सरल मशीनों पे ही रहते हैं। ठीक है, सरल मशीन में सबसे पहली मशीन हम देखते हैं उत्तोलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। ठीक है, उत्तोलक कहा जाता है लीवर। ठीक है, लीवर की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी मशीन या एक ऐसी युक्ति। मशीन क्या है, युक्ति ही तो है। युक्ति थोड़ा ज्यादा हिंदी का शब्द है, इसको आप कहें तो उपाय कह लीजिए। ठीक है, उत्तोलक एक ऐसा उपाय है जिसका इस्तेमाल करके किसी वस्तु को किसी बिंदु के चारों ओर घुमाया जा सके। चारों ओर घुमा सके। ठीक है, तो उत्तोलक एक ऐसी युक्ति है जिसकी वजह से किसी वस्तु को किसी बिंदु के चारों ओर हम घुमा सकते हैं और इसका काम हम दैनिक जीवन में ले सकते हैं। दैनिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को हल करता है ये। दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान। कैसी समस्याएं, कागज काटना, कपड़ा काटना, अखरोट काटना। ठीक है, ये सारी हमारी जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान करने का काम उत्तोलक के माध्यम से किया जा सकता है। अब उत्तोलक के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं, उत्तोलक के भाग। ठीक है, इस पे आते हैं, उत्तोलक के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नीचे थोड़ा आते हैं सफाई से। एक होता है फलक्रम। फलक्रम यानी आलंब, हिंदी में आलंब कहते हैं, इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आयास। आयास यानी फोर्स, जो फोर्स लगाया जाता है उसको आयास कहते हैं। तीसरा है वेट और वर्क। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो वजन हो सकता है या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, दोनों ही चीजें ली जा सकती हैं। ठीक है, तो एक क्या हो गया, एफ यानी फलक्रम आलंब। आलंब को एफ से दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, फलक्रम को
एफ से नहीं, ऐसे दिखा देंगे एक सिंबल से, ठीक है, सिंबल से, ये ट्राइंगल से दिखा देंगे। आयास यानी फोर्स को हम एफ से दिखाएंगे, और वेट को हम क्या दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे हम डब्ल्यू से, ठीक है। अब देखते हैं ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों के आधार पे हम देखते हैं कि कितने तरीके के उत्तोलक होते हैं। तो पहला जो उत्तोलक होता है उसको कहते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। इसमें क्या होता है, इसमें जो आलंब होता है, ध्यान से देखिएगा, आलंब, ये क्या होता है, आपके आयास, आयास यानी ये बल, जो बल आप लगाओगे, ठीक है, और जो भार है उसके बीच में होता है, ठीक है। पहले टाइप में क्या है, बल और भार के बीच में आलंब होता है, आयास, आयास या बल और भार इन दोनों के बीच में होता है। तो इस तरह के उत्तोलक का उदाहरण क्या हो सकता है, कौन सी मशीन इस तरीके की हो सकती है, ठीक है। इस ऐसी एक मशीन होती है हमारी कैंची, ठीक है। जब भी कोई पूछे कि कौन सी मशीन किस तरीके का उत्तोलक है, तो सिंपली उस मशीन को बनाइए पहले आप। ये रही कैंची, ठीक है, और ये रहा बीच में आलंब, यही तो है, यहीं पर तो टिका हुआ है। बल आप कहां लगा रहे हो, यहां पे लगा रहे हो, एक हाथ, दो उंगलियों से लगा रहे हो, ठीक है, बल आप इधर लगा रहे हो। और जो चीज है जिसे काटना है, जिस पर काम करना है, ठीक है, इस पे काम करना है, ये कागज का टुकड़ा है, इस पे काम करना है, इसको काटना है, तो क्या हुआ, भार या वर्क, दो चीजें हमने बताई थी कि भार या वर्क, ये तीसरा कंपोनेंट होता है। तो जो काम करना है वो क्या है, कागज को काटने का काम करना है, फोर्स आप लगा रहे हो यहां, ठीक है। तो एक टाइप फोर्स है, बीच में ये है, आलंब है, और एक तरफ क्या है, वर्क करने वाली चीज है या उसका भार हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप कैंची की शकल बनाएंगे, इसकी शकल, जहां बल लगा रहे हैं और जहां पे काम हो रहा है और जहां पे ये टिकी हुई है, इसकी शकल बिल्कुल पहले टाइप के उत्तोलक से मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब भी ऐसा कोई एग्जांपल पूछा जाए कि हाँ ये जो हम कैंची का यूज कर रहे हैं या साइकिल के ब्रेक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइकिल का ब्रेक भी किस तरह का है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जरा लगा के देखिएगा कैसे है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि साइकिल का जो ब्रेक है वो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। वो कैसे है, वो आप खुद देखिएगा, ये एग्जांपल आप खुद देखिएगा। तो जब भी कोई ऐसी चीज पूछी जाए, आप सिंपली उसकी शकल बनाइए और देखिए कि उसमें फोर्स और उसका जो जहां पे वो टिकी हुई है वो चीज, उसका आयास, उसका भार, आलंब, ये तीनों चीजें कहां कहां पे हैं, और उसको देखते ही आप डेफिनेशन पे जाइए और पता कर लीजिए कि ये प्रथम श्रेणी का है कि द्वितीय श्रेणी का है या कहां है, ठीक है। प्रथम श्रेणी आप ऐसे याद रखिए कि जो प्रथम आया है उसे बीच में रखा जाएगा, तो बीच में आलंब रख दीजिए, ठीक है। दूसरा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आपका जो आलंब होता है वो एक तरफ होता है, और जो बल होता है, ठीक है, बल जो है वो इधर लग रहा होता है, आयास, आयास इधर होता है, और बीच में क्या होता है, काम करने वाली चीज या फिर भार, वेट, भार या वर्क, जिस पे काम करना है वो, या फिर भार, वो बीच में होता है। अब ये कैसा एग्जाम्पल है, अब कोई पूछे कि सरौता किस तरह का उत्तोलक है, तो सरौते की जरा हम शकल बनाते हैं, ठीक है। ये रहा सरौता, यहाँ पे ये काटने वाला है और यहाँ पे ये जुड़ा है, यहाँ पे हमने क्या रखा, अखरोट रखा है। तो आप देखिए जहां पे ये जुड़ा हुआ है यानी आलंब, वो कहाँ है, सबसे लास्ट में है। भार कहाँ है, जिस चीज को काटना है, जिस पे काम करना है, वो कहाँ है, अखरोट कहाँ है, बीच में है, यानी भार क्या है, बीच में है, कार्य करने वाली चीज या भार बीच में है। और बल कहां से लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, तो इससे मिल रही है शकल या नहीं, द्वितीय श्रेणी से, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के केस में आप ये समझो कि हमारा जो ये है आलंब है, ये दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है, बीच से किनारे पहुंच जाता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तीसरा देखते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कैसा है,
अच्छा, अब ये बताइएगा नींबू निचोड़ने की मशीन, उससे पहले नींबू निचोड़ने की मशीन पे जरा ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरह का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन किस तरह का उत्तोलक है, इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक ये कैसा होता है? इसमें कुछ नहीं होता, यहां पे आलंब है, ठीक है, बीच में अब बल लगता है, बल बीच में लगता है, भार कहां होता है या जिसपे काम करना है वो चीज कहां होती है? इस साइड होती है, लेफ्ट साइड, बल बीच में होता है। बल बीच में हो गया, पहले पहले जो है ये बल कहां था? किनारे था, अब बल बीच में आ गया। द्वितीय श्रेणी में बल किनारे था, ठीक है। और तृतीय श्रेणी जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी ऑफ लीवर है, उसमें क्या हो गया? आपका जो बल है वो बीच में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, चिमटा, ठीक है। चिमटा कैसा होता है? थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बनाते हैं हम, ये रहा चिमटा, ठीक है। ये हो गया, उल्टा ही बना देते हैं ताकि बिल्कुल इससे मिल जाए। ये रहा, ऐसे करके चिमटा हो गया, ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, ठीक है। ये रहा चिमटा। अब चिमटे में क्या है? ये हुआ आलंब, ठीक है। अब हुआ क्या? जिस चीज को पकड़ना है वो कहाँ है? किनारे है। और आप बल कहाँ लगाओगे? बल लगाओगे यहाँ, भाई हाथ से पकड़ोगे, जब आप हाथ लगाओगे तो यहाँ कहीं बल लगाओगे, फोर्स इस जगह पे कहीं बल लगाओगे। किससे शकल मिल रही है? तृतीय श्रेणी से, थर्ड कैटेगरी के लीवर से इसकी शकल मिल रही है, ठीक है। इसीलिए इसको थर्ड कैटेगरी का उत्तोलक कहते हैं। ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक आता ही आता है। अगर आप एसएससी या ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं, वन डे एग्जाम जो होते हैं, अगर वहां बैठने वाले हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरे चांसेस होते हैं। पीसीएस या आईएएस के एग्जाम में भी एक आध बार पूछा जा सकता है ऐसा, लेकिन अगर आप ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवेज या किसी और एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कीजिए। हमेशा हमेशा ही एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, मनुष्य का हाथ किस तरह का उत्तोलक है? ठीक है, मनुष्य का हाथ, ठीक है। हमारा हाथ कैसे होता है? ये हमारा कंधा हो गया, ये हमारा बीच में आ गया, ये जो हमारा यहाँ पे कोहनी होती है, उसके बाद हमारा ये हाथ, यहाँ पे 5 उंगलियां, थोड़ा गंदा सा बनेगा, हंसिएगा मत, लेकिन यही है कि ऐसा ही है। तो इसमें क्या है? जो चीज आप उठाते हो हाथ से, वो भार कहाँ होता है? यहाँ होता है। बल हम कहाँ लगाते हैं? रुके हम कहाँ पे हैं? ये है हमारा आलंब, फलक्रम, फलक्रम यहाँ है। और बल हम कहाँ लगा रहे हैं? ये बीच के हिस्से में कहीं बल लगा रहे हैं। भाई इस चीज को उठाना है तो आप कोहनी को मोड़ोगे, तो जब कोहनी को मोड़ोगे तो बल कहाँ लग रहा है? यहीं पे बल लग रहा है आपके इस बीच के हिस्से में। तो ये किस तरह का उत्तोलक है? ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है। दिखने में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन लग रहा है, जी हाँ, और इसीलिए ये पूछा जाता है कि इतना खूबसूरत क्वेश्चन ये लगता है देखने में कि मनुष्य का हाथ भी एक उत्तोलक ही तो है, लेकिन है किस कैटेगरी का? प्रथम श्रेणी का है कि द्वितीय श्रेणी का है या तृतीय श्रेणी का है? इसके बारे में बताइए। तो ये जो उत्तोलक है ना, इसका बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए और बार बार अलग अलग मशीनों को देख करके आपके घर में जितनी भी चीजें हो, फावड़ा है, कुदाल है, कुछ भी है, हल है, जितनी भी चीजें हैं उनको देख करके ये अंदाजा लगाइए कि ये किस श्रेणी के उत्तोलक है, ठीक है। अब एक और छोटे से एग्जाम्पल्स देखते हैं खत्म करने से पहले, ठीक है। आघूर्ण पे फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पेंचकस जो होता है का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है? ठीक है, ये रहा पेंचकस, ये तो शिखंडी सा होता है, लेकिन उसका जो ऊपर का हत्था होता है ना, ये काफी मोटा सा होता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको ज्यादा जगह मिले और आप ज्यादा जगह से मतलब दूरी बढ़ जाए। बेसिकली जो ये घुमाने वाला सेंटर है ना इस पेंचकस को, इससे दूरी बढ़ गई। अगर दूरी बढ़ती है तो क्या बढ़ जाता है? आघूर्ण बढ़ जाता है। और आघूर्ण क्या है? किसी वस्तु को घुमाने की क्षमता, किसी वस्तु को किसी बिंदु के परितः घुमाने की क्षमता, किसी वस्तु को किसी बिंदु के चारों ओर घुमाने की क्षमता, उसी को क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। तो आघूर्ण बढ़ जाने पे क्या होगा? क्षमता बढ़ जाएगी और पेंचकस को आप आसानी से घुमा पाओगे। सिंपल सा है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए जाते जाते, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? जड़त्व की बात सबसे पहले किसने की थी? उन्होंने जड़त्व तो बोला नहीं था, लेकिन जड़त्व जैसा ही नियम उन्होंने दिया था। वो कौन थे? न्यूटन नहीं थे, वो थे गैलीलियो। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है और लोग ना इसको गलत करके आते हैं, इसको याद रखिएगा। न्यूटन के जड़त्व का नियम है, न्यूटन के नहीं, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? जड़त्व पता है क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसकी वजह से वो अपनी वर्तमान स्थिति का विरोध करती है। वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान स्थिति उसकी गति वाली भी हो सकती है और स्थिरता वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो जिस गुण की वजह से कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है, या फिर अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहना चाहती है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व यानी इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो यही इनर्शिया होता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ये बताया था हमने, ये पढ़ा था हम लोगों ने, द्रव्यमान पे। ठीक है, कोई मोटा आदमी हो, उसको हिलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी उसका जड़त्व तो क्या है? ज्यादा है। क्यों है? उसके वजन की वजह से, उसके द्रव्यमान की वजह से। तो किसी द्रव्य का द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, वापस इसका दोहराव हो गया, हमने पहले पढ़ा था लेकिन आज हमने दोहरा भी लिया। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर आप पूछा जाए कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। ठीक है, इसी के साथ आज का जो है लेक्चर खत्म होता है और ये मैं अपनी साइन करके खत्म करता हूं। तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और अपने दोस्तों में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो वीडियोस आप मेरी देख रहे हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे और आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर इनसे हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से साइंस के बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे और भी वीडियोस हैं और भी प्लेलिस्ट हैं जहां पे मैं जियोग्राफी और आपके हिस्ट्री, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और एक एक करके हर सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे और आपको जरूर इससे फायदा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।